कल अपनी वर्ब की पहली क्लास थी और पहली क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था और उसके आगे आज के वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछली पार्ट का अपन लोग रिवीजन कर देते हैं ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके भी दिमाग में क्लियर हो जाए कि कितना बेस्ट और स्मूथ तरीके से यहाँ पर इंग्लिश को हैंडल किया जा रहा है। तो सबसे पहले अपन ने वर्ब के फर्स्ट पार्ट में वर्ब को दो तरीके से पढ़ने की बात की थी, जिसमें पहला तरीका जो था अपना अपना जो था वहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में हमने देखा था। तो फर्स्ट जो था मेथड अपना वो था फॉर्म ऑफ वर्ब्स को लेकर, ठीक है। और दूसरा जो अपना मेथड था जो एग्जाम ओरिएंटेड, दो ही चीज होती है वर्ब के टॉपिक में, और वो है टाइप्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने देखा था कि इसकी 5 फॉर्म बेसिकली होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो अपने मूल रूप में होती है, जैसे गो। सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट। तीसरी हो जाती है गोन। चौथी हो जाती है जिसे अपन जीरंड बनाते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जो पांचवी जो फॉर्म थी वो थी एस या ईएस लगा देने से। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो प्लूरल के साथ यूज होती थी, जिसमें अपन ने बात की थी प्लूरल कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, यू और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, है ना। और उसके बाद में सेकंड और थर्ड का हमने देखा था जो कि पास्ट पार्टिसिपल थी, जो कि पास्ट की अगर बात हो तो वहां पर यूज होती हैं। और इसके बाद में अपन ने जीरंड को देखा था जिसमें अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की बात की थी, और ये प्रेजेंट, पास्ट और में यहाँ पर किसी भी काम के कंटिन्यूअसली होने को दर्शाता था। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग, मैं गा रहा हूँ तो आई एम सिंगिंग। तो कोई भी काम जो भी वर्तमान में हो रहा है, आई वाज सिंगिंग, मैं गा रहा था, जो भूतपूर्व काल में हो रहा था, तो उसके लिए अपन लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जीरंड का यूज करते हैं, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाने से बनती है। उसके बाद में ये जो है ये सिंगुलर के साथ यूज होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो थी। और सिंगुलर में हमने देखा था कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, तो उसमें अपन ने बात की थी सी, ही, सी, इट और किसी का नाम। उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ वर्ब की बात की थी, और टाइप्स ऑफ वर्ब्स 6 होते हैं, जिनमें से एक को अपने पढ़ भी लिया था, जिसमें पहला था वर्ब ऑफ परसेप्शन। पहला था वर्ब ऑफ परसेप्शन। दूसरी की अपन ने बात की थी ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद अपन ने बात की थी इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद में जो चौथी थी वो थी फाइनाइट वर्ब। और उसके बाद में पांचवी थी वो थी नॉन फाइनाइट वर्ब। और इस पूरे चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट थी वो थी स्टेटिव वर्ब। तो ऐसी अपन ने 6 टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखा था कि 6 प्रकार की जो वर्ब होती हैं, उनमें अपन ने पहली ये जो वर्ब ऑफ परसेप्शन थी इसको अपन ने पढ़ लिया था। और इसके अपन ने कुछ रूल भी देखे थे, उसका भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से रूल अपन ने देखे थे। तो इसके बाद अपन ने जो वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में पढ़ा था, तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसके बाद में अपन लोग बताते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन में अपन ने क्या पढ़ा था। वर्ब ऑफ परसेप्शन में अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी बॉडी ऑर्गन का मूल कार्य, यानी अपने शरीर के अंगों का जो मूल कार्य है, वो अगर वर्ब के तौर पर किसी वाक्य में लिया जाता है तो वहां पर हम वर्ब ऑफ परसेप्शन को मानते हैं, यानी वो होती है वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसके लिए हमने इसके बाद में जैसे मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो गाना क्रिया हो गया, सोना क्रिया हो गया, खाना क्रिया हो गया। तो देखना, जैसे आई एम वॉचिंग द टीवी, तो देखना किसका काम है, आंखों का मूल कार्य है। और आंखों का मूल कार्य अगर वर्ब के तौर पर लिया जा रहा है तो वहां पर अपन लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन करते हैं। इसके बाद अपन ने इसका एक रूल भी देखा था जिसमें अपन ने पढ़ा था कि वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब है वो जीरंड फॉर्म में होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ये अपन ने डिस्कस करा था। और इसका एक जो उदाहरण था वो भी हम लोगों ने देखा था। जैसे अपन ने जो उदाहरण देखा था वो था आई, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं।
ये अपन ने देखा था और इसके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा ब्रेक, ब्रोकन, ऐसे कुछ 2-3, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ब्रेकिंग। अब जैसे कि अपन ने ये रूल में पढ़ा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है, अगर शरीर के मूल अंगों का कार्य अगर एज ए वर्ब लिया जाता है तो वहां पर वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है। आई वाज्ड, मैंने देखा, तो देखना किसका काम है, आंखों का काम है, और आंख जो है वो शरीर का एक ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है। आंख देख रही है, अपन नहीं देख रहे, आंख देख रही है। यहाँ पर जो देखना है वर्ब ऑफ परसेप्शन है, यानी कि आंख का जो मूलभूत कार्य है देखना, वो यहाँ पर एज ए वर्ब यहाँ पर यूज किया गया है। तो आई वाज्ड द थीफ, मैंने चोर को देखा, क्या करते हुए देखा, तो यहाँ पर देखो जब वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट आए, द थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो जीरंड फॉर्म में होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पर आपको करना था ब्रेकिंग, यहाँ पर आपको ब्रेकिंग करना था। ये मेन जो फॉर्मूला था ये था। और पहला रूल अपन ने इसमें देखा था टाइप्स ऑफ वर्ब्स में, पहली वर्ब अपन लोग पढ़ चुके हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ये कल का रिवीजन था। और आज अपन लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वाले सेशन में अपन लोग पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में, और उससे नेक्स्ट वाले जो सेशन है उसमें अपन लोग पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब्स, जो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो उसकी एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। तो इसको उतारो, उसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो अपन सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, सबसे पहले अपन लोग इसको देख लेते हैं। एक ऐसी वर्ब या फिर ऐसा एक वाक्य या फिर ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब के आने के बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट की जरूरत कैसे पड़े, यानी कि ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या फिर ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक होता है। यानी कि कोई भी वाक्य ऐसा हो जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी हो, तो यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसको परिभाषा लिख लो, फिर उसके बाद में समझाते हैं। ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक होता है। यानी कि आप विदाउट ऑब्जेक्ट के इस पूरे वाक्य को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक होता है। एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पास्ड ओवर द ऑब्जेक्ट, लिख लो। एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पास्ड ओवर द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसी वर्ब जिसके बाद जो ऑब्जेक्ट का आना होता है वो जरूरी होता है। जैसे है, कोई भी अपन लोग ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पर अपन लोग ले लेते हैं कि जिसके बाद वो आना जरूरी हो। जैसे अपन लोग पढ़ लेते हैं कि राम फ्लाइज, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में बता देता हूँ, राम फ्लाइज। अब यहाँ पर ये वाक्य है, अगर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं कि राम उड़ाता है, तो यहाँ पर ये वाक्य पूरा नहीं होगा। राम क्या उड़ाता है, कोई ऐसे बोलेगा कि राम उड़ाता है, तो राम क्या उड़ाता है, राम पतंग उड़ाता है, या फिर राम कुछ और कुछ उड़ाता है, प्लेन उड़ाता है, या फिर कोई हेलीकॉप्टर उड़ाता है, क्या उड़ाता है। तो ये वाक्य विदाउट ऑब्जेक्ट के पूरे नहीं होते, मतलब इनका विदाउट ऑब्जेक्ट ये वाक्य कभी भी समझ में नहीं आते हैं। राम फ्लाइज, राम क्या उड़ाता है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और यहाँ पर अपन ने लिख दिया काइट। राम फ्लाइज काइट, यानी राम क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है। तो अगर ऐसा वाक्य हो जहां पर आपको यहाँ पर मिल जाए कि ये कौन सा वाक्य है, तो आप बताओगे राम फ्लाइज काइट, या फिर यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे दे और ये बोले
कि इस पूरे वाक्य को ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस बनाओ। तो आपको कैसे बनाना है, राम फ्लाइज, यहाँ पर फ्लाइज यानी उड़ाना, जो ये फ्लाइज है ये है ट्रांजिटिव वर्ब। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको लेना है। इसके बाद अपन लोग एक और बोल देते हैं, जैसे कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब का एक और ले लेते हैं, जैसे राम का छोड़ के अपन लोग श्याम का ले लेते हैं इस बार। श्याम स्पीक्स, श्याम जो है वो बोलता है, श्याम बोलता है। अब आप पूछोगे श्याम बोलता है तो श्याम क्या बोलता है, इसको लेकर यहाँ पर संशय हो जाता है। यहाँ पर आप श्याम बोलता है ये वाक्य यहाँ पर पूरा नहीं होगा। ये वाक्य जो है, ये जो वर्ब है, ये डिपेंड होती है ऑब्जेक्ट पर। और जब भी वाक्य में कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना आए, जहां पर आपको ये लगे कि ये ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता, वहां पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब करना है। तो श्याम स्पीक्स क्या बोलता है, तो अपन ने लिख दिया ट्रूथ, यानी कि श्याम जो है वो सत्य बोलता है। श्याम सत्य बोलता है ये पूरा वाक्य है, लेकिन अगर इसी को ऐसे बोला जाए कि श्याम बोलता है तो वो पूरा वाक्य नहीं होगा। इसके दो एग्जाम्पल हैं, बाकी एग्जाम्पल आपको जो सेशन होगा अपना, जो क्वेश्चन सेशन होगा उसमें करवाए जाएंगे। तो ये वाला उतारो। इसके बाद में अपन लोग नॉन मतलब जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके और ज़्यादा मैं आपको लिखाऊं तो यहाँ पर आपको और लिखा दूंगा। और ऑब्जेक्ट की जहाँ तक बात आएगी कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, तो उसके बारे में भी आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसके बाद में अपन लोग इसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। यहाँ पर जो है वो ट्रुथ ऑब्जेक्ट है, काइट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये तो नाउन है। अगर नाउन ना आए, यहाँ पर मी आ जाए, ठीक है, राम फ्लाइज काइट ऑन मी या कुछ और भी, तो यहाँ पर आप लोग कैसे पहचाने ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो अपन पढ़ेंगे अभी ऑब्जेक्ट। तो ये अपन ने पढ़ लिया, ट्रांजिटिव वर्ब अपनी चल रही है। और ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग को मैं बता दूं, जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई, माई और मी, ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे वी, आवर, अस, ही, हिज और हिम, सी, हर और हर, सी, हर, वी ओवर अस हो गया। इसके बाद में अपन लिखेंगे इट, इट्स, इट, ठीक है, इट, इट्स, इट। इसके बाद में अगर अपन लिखना चाहें तो दे, दियर, देम, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर इस दे, दियर और देम, यहाँ पर आप लोग को जो पॉइंट लिखना है वो यहाँ पर लिख लेना है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ठीक है। दे, दियर, देम हो गया, यू, योवर और यू। अब ये जो है वो करता है। और कर्ता के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे माई, अगर यहाँ पर इसके साथ नाउन, बीच वाले के साथ आपको नाउन मिलेगा और लास्ट वाला आपको सिंगल भी मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके साथ जैसे माई स्कूल, अवर फादर, और इसके बाद में हिज सिस्टर, इसके और भी यहाँ आपको लिख देना है हर फ्रेंड, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी नाउन अगर इसके साथ है तो इट्स टेल, इसकी पूंछ, और डियर, डियर होम, उनका घर, और योर बुक। तो यहाँ पर इनके साथ अगर कोई नाउन आए, वी और अस आपको याद कैसे करना है, आई, माई, मी, वी और अस, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम, यू, योर, यू। जो सेकंड है उसके साथ आप लोग को नाउन का यूज होगा जब भी, तो आपको पता चल जाएगा कि माई स्कूल ऑब्जेक्ट है, और फादर ऑब्जेक्ट, हिज सिस्टर ऑब्जेक्ट, हर फ्रेंड। तो इसके साथ जब भी नाउन लगे और जो लास्ट वाला है वो अगर सिंगल आता है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये आप लोग को उतार लेना है। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप ये समझ में आ गई होगी। और पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक होता है, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होती है। कोई भी वाक्य जो विदाउट ऑब्जेक्ट कभी भी पूरा नहीं होता, उन वाक्यों में जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद आएगी इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इनको उतारो। इसके बाद में अपन लोग इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं।
किसी को उदाहरण कम लगे तो वो कहीं से भी उदाहरण देखो, जिसको अगर मूल समझ में आ गया वो कहीं से भी एग्जाम्पल ढूंढ सकता है। इसके अलावा एग्जाम्पल अगर मैं अपनी तरफ से कोई बताऊं तो जैसे यहाँ पर अपन ने लिख दिया माई फादर स्कोल्डेड मी, मेरे पिता ने मुझे डांटा। माई फादर स्कोल्डेड, अब यहाँ पे ये मी हटा दूं मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी वाला आपको पता लग गया, इसलिए ये कि ये मेरे को बताना पड़ रहा है, क्योंकि जो मैंने बताया जो ऑब्जेक्ट और स्कूल वगैरह वो तो आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन मी कैसे आता है, कहाँ आता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। माई फादर स्कोल्डेड, मेरे पिता ने डांटा, मेरे पिता ने डांटा। अब आपके पिता ने किसे डांटा? आपको डांटा, आपके भाई को डांटा, आपकी मम्मी को डांटा या किसी और को डांटा, ये बात यहाँ पर शो नहीं हो रही है और ये जो वाक्य है वो पूरा नहीं है। इसके लिए यहाँ पर मी आएगा या ऑब्जेक्ट में आपको कुछ भी मिल सकता है। माई फादर स्कोल्डेड माई मदर, मेरे पिता ने मेरी माँ को डांटा, कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ सकता है। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल्स में और उतार लेना है ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। कल अपनी वर्ब की पहली क्लास थी और तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, और ये अपनी तीसरी वर्ब होने वाली है। जैसे अपन ने ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ा कि एक ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, तो उसी के अपोजिट ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में अपोजिट का आना जरूरी नहीं होता है, यानी कि विदाउट अपोजिट भी वो वाक्य पूरा होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता या ना किया जाना या फिर किया जाना आवश्यक नहीं होता, तो यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता या फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाना जरूरी नहीं होता। ऑब्जेक्ट का यूज करना जरूरी नहीं होता, यानी कि आप ऑब्जेक्ट का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो वो हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव में अपन ने पढ़ा था कि एक ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट वो वर्ब वो वाक्य पूरा नहीं होता है। उसी के अपोजिट इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता या फिर करना आवश्यक नहीं होता, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट भी वो वाक्य पूरा होता है। अब इसके एग्जाम्पल में अपन लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको इसके लिख लेने हैं। जैसे शी स्लिप्ड इन द बेड, यहाँ पर आ गया सी स्लिप्ड इन द बेड, यानी कि वो किसमें सो गया? बेड पर सो गया, बेड में सो गया। सी स्लेप्ड इन द बेड। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट यहां से गायब कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट इन द बेड यहां से गायब कर दूं तो यहाँ पे ही स्प्लिट, वह सो गया, वाक्य पूरा है ना। ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जरूरत महसूस हुई कि वह सो गया, वह सो गया अपने आप में पूरा वाक्य है। लेकिन अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट लगाऊं तो जरूरी नहीं है, मैं लगा भी सकता हूं, नहीं भी लगा सकता। सी स्लिप्ट यानी वह सो गया, इन द बेड यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट लगा देता हूं तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट भी ये वाक्य पूरा है और विद ऑब्जेक्ट भी ये वाक्य पूरा है। सी स्लिप्ड इन द बेड यानी कि वो बेड में सो गया, ये वाक्य पूरा है। इसी के साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सी क्राइज, वह चिल्लाता है, वह चिल्लाता है। अब ये वाक्य अपने में पूरा है कि वह चिल्लाता है। अगर इसके बाद में मैं यहाँ पे फुल स्टॉप हटा के एलोट यहाँ पर लगा देता हूँ कि वह जोर से, यानी कि वह बहुत ज्यादा चिल्लाता है। लोट, एलोट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जोर से। तो ही क्राइज एलोट, वह बहुत ज्यादा चिल्लाता है, ये वाक्य भी गलत नहीं है। और अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को एलोट को हटा दूं, ही क्राइज यानी वह चिल्लाता है, तो ये भी गलत नहीं है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट भी ये वाक्य पूरा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट लगाऊं भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पर इंट्रांजिटिव की बात करें तो वहां पर ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है। तो ये है अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद में अपन लोग इसके कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे
अपन लोग लिखते हैं ए बर्ड फ्लाइज। एक जो पक्षी है, फ्लाइज यानी उड़ता है, एक पक्षी उड़ता है। ये वाक्य अपने आप में पूरा है, लेकिन अगर इस वाक्य में अपन ऑब्जेक्ट देखो, ये वर्ब है और ये जो क्या है, ए बर्ड। ए बर्ड यानी एक जो पक्षी है, फ्लाइज यानी उड़ता है। यहाँ पर वर्ब आ गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है, इसी में ये वाक्य पूरा हो गया कि एक पक्षी जो है वो उड़ता है। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाऊं भी तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ ए बर्ड फ्लाइज इन द, ये कहाँ पर उड़ता है पक्षी, कहाँ पर उड़ता है, जो आसमान है उसमें उड़ता है। द ए बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, एक पक्षी आसमान में उड़ता है। तो ऑब्जेक्ट लगाने से कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता या फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना जरूरी नहीं होता है। एक्शन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब पास्ड ओवर डज नॉट पास्ड ओवर द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में बता दिया मैंने आपको कि ठीक है, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता या फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना जरूरी नहीं होता। यहाँ पर एग्जांपल से आपने समझ लिया, ही स्लिप्ड यानी वह सो गया। अब यहाँ पर सी स्लिप्ड, ये यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद स्लिप्ड के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं बची। फिर यहाँ पर आ गया सी क्राइज, वह चिल्लाता है। एलोट हमने जो है वो उसका जो है ऑब्जेक्ट लगाया है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। और ए बर्ड, एक बर्ड फ्लाइज यानी उड़ता है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ इन द स्काई, इन द स्काई, तो यहाँ पर ये लगाना भी जरूरी नहीं था, यहीं पर ये वाक्य पूरा हो गया। तो एक ऐसा वाक्य जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत महसूस नहीं हो, तो वहां पर अपन लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये अपनी 3 वर्ब अपन ने पूरी कर ली है। पहली वर्ब अपन ने पढ़ी थी वर्ब ऑफ परसेप्शन, दूसरी वर्ब अपन ने पढ़ी ट्रांजिटिव, तीसरी अपन ने पढ़ ली इंट्रांजिटिव। इसके बाद में अपन लोग जो पढ़ेंगे वो हमारी कल के सेशन में 2 वर्ब के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है। ये तीनों वर्ब आई होप आपके समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही आगे वाली 2 भी आएंगी और उसके बाद में एक सेशन अपन लोग पूरा लेंगे स्टेटिव वर्ब का, जिससे एसएससी जैसी एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पुटअप ही वहीं से होते हैं। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब्स का वो सेशन देखना ना भूले। इसके बाद एक सेशन और लगेगा और 4 सेशन में अपना वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ और अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक RAS को सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश के अच्छे से नोट्स बनाना, और इंग्लिश का बाहर कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से नहीं जाने वाला। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको उतारो और उसके बाद में चैनल को जाते टाइम वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और चैनल को फैला दो। और इंग्लिश का इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को उतार लो और लगातार अपने नोट्स बनाते रहो, अच्छा करने की कोशिश करो।